और कुछ ऐसी बातें बोली जो तथ्य से परे थी। लेकिन इसमें महामहिम का तो उसमें क्या कह सकते हैं, क्योंकि उनको तो वो बाधित हैं। परिपाटी ये है कि वो उनको वही भाषण पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो उस भाषण के माध्यम से हमारे सामने आई। और मंशा ये है कि बजाय इसके कि अपना जो एजेंडा है, जो घोषणा पत्र बीजेपी ने चुनाव से पहले कहा था, उस पर कितना प्रतिशत लागू हुआ, कितना नहीं हुआ, कैसे वो करेंगे, और आने वाले समय के लिए बीजेपी का, अपनी सरकार का, जो सरकार बनी है जनता के वोटों से, उन वादों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, वो जो एक रोड मैप होता है वो उस भाषण से सामने आया नहीं। मुझे लगा कि जो वादे किए हैं, और अब फाइनली जो डबल इंजन की बात करते थे वो सरकार यहाँ बन गई डबल इंजन की। अब एक इंजन दिल्ली में जो 10 साल से काम कर रहा है, उसकी जो रिपोर्ट कार्ड 10 साल की है, उसका भी आकलन जनता कर रही है, पब्लिक कर रही है। जब 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, और आपको याद होगा ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कांग्रेस सरकार हमेशा गठबंधन सरकार थी, तो काफ़ी दबाव रहता था अलग अलग पार्टीज़ का। लेकिन भाजपा का पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो वादे खुद भाजपा के नेताओं ने अपने मुख से किए थे, हमने उनको प्रेरित नहीं किया था, जो बातें उन्होंने कही थी, वो किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी, महंगाई को ख़त्म करने की बात की थी, कालाधन समाप्त करने की बात की थी, लोगों के खातों में 15 लाख रुपए डालने की बात की थी, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की थी। ये वो वादे हैं जो रिकॉर्ड पर हैं भाजपा के। अब इन 10 सालों में आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए तो हर मापदंड में वो फेल रहे हैं। और उन्होंने जो किया, यूपीए की सरकार और बीजेपी की सरकार में जीएसटी लेकर आए, नोटबंदी उन्होंने कर दी, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, 1.5 साल तक आंदोलन के बाद उन कानून को वापस किया। आज तक ये पता नहीं कि कानून बनाए क्यों, और बनाए तो वापस क्यों लिए। शुद्ध रूप से राजनीतिक नुकसान जब देखा तब वापस लिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल की जो भाजपा की सरकार का जो काम रहा है, लोग उसका आकलन कर रहे हैं। महंगाई आज रिकॉर्ड स्तर पर है, बेरोजगारी आज़ादी के बाद हाईएस्ट लेवल्स पर है, शिक्षित नौजवानों को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। तो ये जो पूरा वातावरण बना है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। चुनावों में जब वोट लेना है तो किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है, कैसे ध्रुवीकरण करना है, विज्ञापन, इश्तिहार, प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया माध्यम से एक माहौल बनाना, लेकिन धरातल पर जो काम करना चाहिए था, मैं मानता हूँ सरकार नहीं कर पाई है। इसलिए जो तमाम विपक्ष की पार्टियाँ हैं इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही हैं, और मैं समझता हूँ बहुत जल्द जो सीटों का बंटवारा है वो फाइनल स्टेजेस में आ जाएगा। उसकी घोषणा भी इंडिया अलायंस की सभी गठबंधन के साथी करेंगे। तो ये चुनाव होगा, हमारी कोशिश रहेगी कि चुनाव हम लोकसभा का लेकर आएँ इश्यूज़ पे जो जनता के इश्यूज़ हैं, पब्लिक के, विमेन सेफ्टी के, किसानों के। हमारी जो पहलवान बच्चियां धरने बैठी रहीं इतने महीनों तक जंतर मंतर दिल्ली में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो आप एक तरफ सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं की, दूसरी तरफ उन बच्चियों का जिन्होंने शौर्य प्राप्त किया, ओलंपिक में मेडल लेकर आए, देश का नाम रोशन किया, उनकी बात को आपने सिरे से खारिज कर दिया। तो ये सब बातें जनता देख रही है, उनके जहन में सारी हकीकत मौजूद हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, डिलीवरी, और आपकी जो 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर वाद विवाद हो, उस पर जनता मन बनाए। बीजेपी की कोशिश ये है कि मुद्दे ऐसे हों, जज्बाती हों, भावनात्मक हों, ताकि जनता का ध्यान डाइवर्ट रहे। तो इन बातों को लेकर जनता में हम लोग अपनी बात रखेंगे। और कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब हैं, बाकी नेता हैं, वो प्रचार बहुत जल्द चालू करेंगे देश भर में। राहुल जी ने यात्रा चालू करी है मणिपुर से। मैं मणिपुर गया था, इम्फाल में, और जो रिस्पॉन्स वहाँ पर था, एक छोटा प्रदेश उत्तर पूर्व में, उसकी राजधानी में, जहाँ लोग सहमे हुए हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं, हिंसा का शिकार हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, मर्डर हुए हैं, सरकार नाम की चीज़ वहाँ बची नहीं है, वहाँ भी डबल इंजन है। वहाँ पर आज तक क्यों नहीं सरकार जाकर इन्होंने करी है। इसलिए राहुल जी ने बड़ा सोच समझकर मणिपुर से यात्रा को चालू किया, ताकि देश में संदेश जाए कि छोटा राज्य है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, एक एक जान, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये यात्रा भी जो शोषित वर्ग हैं, जो जिनकी बात को सुन नहीं रहा, जो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं, उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर उनको न्याय दिलाने की कोशिश की है। 14 राज्यों में यात्रा जाएगी, और राजस्थान में शायद 2 ही दिन का कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ 2 दिन का यहाँ पर भी होगा। तो यात्रा से के माध्यम से राहुल जी ने देश में संदेश देने की कोशिश की है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरत कांग्रेस पार्टी की है, ये ज़रूरत पूरे देश की है, पूरे मुल्क की है। जो वातावरण बना है
जो एजेंसीज़ को लगातार एक सिस्टमैटिक तरीके से खोखला करने का काम किया है, जो इंस्टीट्यूशंस हमारे देश के 70 साल से जिनको सीचित करने का काम अलग अलग सरकारों ने किया, इस 10 साल में इस सरकार ने उसको बिल्कुल खोखला बना दिया है। चाहे वो जुडिशरी की बात करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात करें, चाहे वो भारत सरकार की एजेंसीज़ हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उनका ऐसा आप आंकड़े देख लीजिए, 96% जो नोटिस मिले हैं, जो छापे पड़े हैं, जो पूछताछ ईडी ने की है, 96% विपक्ष के लोगों पे की है। जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, राजनीतिक जिनकी असहमति है केंद्र सरकार से, उनको टारगेट किया जा रहा है, ओपनली कर रहे हैं, मतलब इसमें धड़ल्ले से है, इसमें कोई संकोच किसी को नहीं है। ये सब बातें भी इस देश का नौजवान देख रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले समय का जो चुनाव है, राजस्थान में हम लोग ये चुनाव हारे और बड़ी हमने कोशिश की कि ये 30 साल की परंपरा टूटे। ये 5-5 साल का जो होता है सरकार, कांग्रेस और बीजेपी, हमने बहुत कोशिश करी है। मुझे बड़ा खेद है कि हम सरकार बना नहीं पाए। और लेकिन ये बात भी सच है कि हमारा जो मत प्रतिशत है, जो वोट हमारा वोट शेयर था, वो कम नहीं हुआ है। और सरकार बनने के तुरंत बाद एक बाई इलेक्शन हुआ गंगानगर ज़िले में। वहाँ पर सारी मान मर्यादाओं को, कानून को, आचार संहिता के नियम की पालना तो दूर, उनको दूर रखकर पहली बार एक चलते चुनाव में आचार संहिता लगते हुए, जहाँ पर आप एक मास्टर का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, आप एक 100 मीटर की पाइपलाइन नहीं डाल सकते हैं, उस चुनाव में आपने भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री की शपथ दिला दी है, मंत्री बना दिया, लेकिन एमएलए जनता बनाती है। उस चुनाव में भारी बहुमत से हमारा नौजवान उम्मीदवार रूबी कुंडर चुनाव जीत कर गए हैं। तो 3 हफ्ते के अंदर अगर जनता भाजपा को आईना दिखा रही है, इसका मतलब ये है कि कोई भी दल, कोई भी ये ना समझे कि जनता हमेशा से हमारे साथ रहेगी, हर कीमत पर रहेगी। तो पब्लिक में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। और ये जो उन्होंने शुरू में आईना दिखाया है सरकार को, ये उनको मजबूर करेगा अपने गिरेबान में झांक कर देखें। सरकार बने महीना भी नहीं हुआ है, और क्योंकि सरकार अभी बनी है, तो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो आपने नाम बदलने शुरू कर दी योजनाओं के, बच्चों की नौकरी आपने ख़त्म कर दी। मैं कल जयपुर में धरने पे गया था। उन 5000 लोगों को अगर आप नौकरी से निकालना था तो आप कारण बताते, आप बोलते इसमें ये कमियां हैं, या ये स्कीम गलत है, या इसमें इसके मापदंड अलग हैं, उनको नोटिस देते, उनसे सवाल पूछते, उनसे कुछ कार्रवाई करते। आपने एक कलम के लाइन से उनको नौकरी से निकाल दिया है। तो मंशा ये है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रतिशोध की भावना भी है, और नौजवानों को नौकरी देने का जो बात भाजपा करती है, उस वादे से मुकर गए हैं। आप नए अवसर कहाँ देंगे? आप जिनको अवसर दे रखे हैं, सिर्फ ये बोलकर कि इस योजना का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा था, प्रतीत तो यही होता है। ये बच्चों ने मुझे कहा जब मिला उनसे कल। तो सारी बातें जनता के सामने हैं। लोकसभा के चुनावों के लिए हमारी तैयारी हो रही है। कल लगातार 2-3 हमारी मीटिंग्स हुई हैं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की, कोऑर्डिनेशन कमेटी की, सब नेताओं से चर्चा की है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से हम फीडबैक ले रहे हैं। और एआईसीसी ने भी ये कहा है कि समय से पहले हम अपने लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम डिसाइड करें, ताकि चुनाव प्रचार का हमको पर्याप्त समय मिल जाए। तो इन सब बातों पर हमने जयपुर में चर्चा की है, और उदयपुर में हम सब, हमारे दोनों शहर जिलाध्यक्ष साथ में हम मौजूद हैं। संगठन पार्टी सीट ज़्यादा चाहती है, तो हमारे जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, हम सबको भी कहीं ना कहीं थोड़ा गिव एंड टेक करना पड़ेगा, और वो नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो संभवतः इस बार कांग्रेस पार्टी शायद उतनी सीटों पर ना चुनाव लड़े जितनी पे हम 2019 में लड़े थे। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर द्विपक्षीय मुकाबला है, जिन स्टेट्स में सीधा कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है, उन स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी को और बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कम सीटों पे लड़ेंगे तो हम लोगों को हमारा जो स्ट्राइक रेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए पूरी ताकत के साथ सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ रहे हैं। और इन विधानसभा चुनावों में हम नहीं जीत पाए, लेकिन हमारा वोट शेयर छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जितना पहले था उतना ही है। वोट कम नहीं हुआ है, हमारा समर्थन उतना ही है। मैं आशावान हूँ कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर होगा इस बार। चुनाव पहले तो आपका पूरा उपयोग हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि हेलीकॉप्टर वाले फोटो का इंतजार रहा। ऐसा नहीं है। पार्टी ने जहाँ जिसको जो दायित्व दिया उसको सबने पूरी तरह से निभाया। और कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम सबका जो सामूहिक लक्ष्य था वो सरकार रिपीट कराने का था। उसमें हमारी कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो हम लोग बहुमत नहीं पा सके। लेकिन ये बात भी आप मानेंगे कि पिछली बार हमारे रह गए थे 55-56 विधायक, फिर रह गए थे 21। इस बार हम लगभग 70 विधायक जीत कर आए हैं। तो पूरा एफर्ट किया, कुछ कमियां रही होंगी, उस पर हमने मीटिंग दिल्ली में करी है, विश्लेषण भी किया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि
क्या कमेंट? वो हमारा इंटरनल डिस्कशन है, लेकिन इतना मैं जरूर नहीं, मैं सोच रहा हूँ अब जब परिणाम आ गए हैं तो मुझे लगता है कि अगर हम, जैसे हमने कई नए लोगों को मौका दिया इस बार, और लगभग नए और ऊर्जावान लोगों को जनता ने स्वीकार भी किया है। अनुभव की एक अलग अहमियत है जिसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन नौजवानों को जितना ज़्यादा कांग्रेस पार्टी प्रोत्साहित करती है, आगे लेकर आती है, उतना अच्छा संकेत जाता है, वर्कर्स में जाता है, मतदाताओं में जाता है। उसके अच्छे हमको रिजल्ट भी मिले हैं, और वर्कर्स भी इस बात को मानते हैं। मैं चर्चा कई लोगों से की है, अगर हम कुछ टिकटों में बदलाव करते, अगर हम कुछ नए लोगों को और मौका देते, तो शायद हमारा परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता था। ये सब अतीत की बातें हैं, लेकिन भविष्य के लिए हम लोगों को इस एक्सपीरियंस से सबक लेना चाहिए कि कहाँ हमारी कमी रह गई थी। कम्युनिकेशन में, कैंपेन में पूरी ताकत से चुनाव लड़े, जितना हो सका हम लोगों ने अपना योगदान भी दिया, लेकिन पब्लिक का जो मैंडेट है वो सराखों पर है। एक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, जब सारे विवाद समाप्त होकर एक शुभ काम हो रहा है जिसमें पूरे देश की सहमति है, हम सब लोग चाह रहे हैं, और जब कोर्ट के निर्णय के बाद विवाद की कोई स्थिति बचती नहीं है, देखिए, और जब ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें विवाद तो इतना ही था कि इसमें कई शंकराचार्य जी ने कहा कि वो उसमें भाग नहीं लेंगे, उसके भी कोई कारण होंगे। और मैं तो मानता हूँ कि ये अगर हम किसी को पूजा करनी है, किसी की कहीं भावना है, किसी को किसी के दर्शन करने जाना है, तो कोई राजनीतिक दल इसको डिक्टेट करे कि अब करो या मत करो, ये गलत है। मुझे कब वैष्णो देवी जाना है, कब तिरुपति जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। मैं आज जाऊँ, कल जाऊँ, परसों जाऊँ, बुलावा आता है, हम सब जाते हैं, मन है, श्रद्धा है, भाव है, जाना चाहिए। लेकिन इस तरह कहीं ना कहीं इसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, और मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। और कांग्रेस में कोई नहीं, हम सब अभी कुछ नेता गए हैं, 2 दिन पहले गए हैं, आगे भी जाएंगे, सब जाएंगे, जिसको जब समय मिलेगा जाएगा, और क्यों नहीं जाएगा, जाना भी चाहिए, जिसकी श्रद्धा जाए। लेकिन इसमें इसको राजनीतिक ढंग में इसको आकलन करना, विश्लेषण करना, इसको पोलिटिसाइज करना, मैं उसको गलत मानता हूँ। बाकी तो अच्छी बात है, उसमें क्या सबको खुशी हर्ष है। अस्वीकार किया है पार्टी के लोगों ने। भाई मुझे तो आमंत्रित नहीं किया, ना मुझे चाहिए आमंत्रण, मैं तो मेरा जब मन करे तब जाऊँगा। लेकिन ये अलग, उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह इसको पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखना गलत है। आप किसकी पूजा करते हैं, कब व्रत रखते हैं, कब मंदिर जाते हैं, कब दर्शन करते हैं, ये आदमी और परिवार के एक श्रद्धा का भाव है, हमारे पर डिपेंड करता है। और मैंने कल भी कहा कि रामलला तो कण कण में बसे हैं। भगवान राम के बिना सृष्टि भी अधूरी है, ये सब मानते हैं। लेकिन इसको एक सीमित कर देना, इसको एक पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा तक ही सीमित कर देना, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल गलत है। सचिन, ये बात बताएं कि अभी आपने कल भी स्टेटमेंट दिया और आज भी कहा कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो अरेंजमेंट है के लिए ये बात नहीं है। चंद महीने पहले हम सब दिल्ली में मिले, हम सब ने मिलकर बात करी, और हमने कहा कि अब जो हुआ सो हुआ, आज हमें चुनाव लड़ना है। और ये बात मुझे राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने कही कि भाई हम सबको मिलकर लड़ना है, क्योंकि देश को आज मजबूत कांग्रेस की ज़रूरत है। और कांग्रेस मजबूत कब होगी, जब हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमने मिलकर चुनाव लड़ा, हमारे प्रयासों में कमी रह गई। कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात हो रही है, तो कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ ही नहीं। ऐसा है, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए मैंने तो कभी कोई कसर छोड़ी नहीं है, और आप सब जानते हैं। मैंने हमेशा कहा कि हमें जिन लोगों ने संघर्ष करा है उनको हर एक को पद नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को सुना जाए, उनके श्रम को, उनके योगदान को महत्व दें, उनको सम्मान दें, और उनकी बात उनको लगे हम भागीदार हैं सिस्टम में। और ये भावना पैदा करना मुश्किल काम नहीं है। तो उसका तो मैंने हमेशा ही उसका वकालत उसकी की है, और कार्यकर्ताओं के दम पर ही सरकारें बनती हैं। याद रखिए, सरकार पार्टी नहीं बनाती है, पार्टियां सरकार बनाती हैं। तो पार्टी और कार्यकर्ता मजबूत रहेगा तभी संभावनाएं आगे भविष्य में आगे आएंगी। और इस बार हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस कार्यकर्ता के जोश में कमी है या मनोबल में कमी है। मैं लगातार प्रदेश में दौरे कर रहा हूं, और आज भी बहुत मजबूती से कांग्रेस कार्यकर्ता एक साथ खड़ा हुआ है, बूथ से लेकर ब्लॉक जिले प्रदेश में, और हम अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। जो लगातार चुनाव हारे हैं, अभी जो लगातार चुनाव हार रहे हैं, लोकसभा या विधानसभा, उनको अब इस लोकसभा में मौका मिलेगा इस बार, या टिकट बदलेंगे इस बार? देखिए, एक अल्टीमेटली लोकसभा के टिकट या कोई भी टिकट का वितरण सीईसी करती दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी का जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि नए लोगों को मौका देना चाहिए।
और जब तक हम नए लोगों को मौका नहीं देंगे तब तक वो ऊर्जा का संचार नहीं होगा। और मैं ये किसी एक व्यक्ति विशेष या एक प्रदेश या एक ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल में कह रहा हूँ। और जहाँ जहाँ कांग्रेस ने खासकर, आप मैं रिकॉर्ड देखिए आप, जब नौजवानों पर हमने दाव खेला है उसमें अधिकांश जगह सफलता मिली है। ये प्रमाणित है, इसमें कोई मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। जब नौजवानों पर हम लोगों ने उनको मौका दिया है, उनको पंक्ति में आगे लाके खड़ा किया है, तो पब्लिक ने, वर्कर्स ने उसको अप्रिशिएट किया है। आपने पार्टी फोरम में कई बात उठी? बिल्कुल, मैं हर फोरम में उठाता हूँ बात को, लेकिन देखो अल्टीमेटली विनेबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सिर्फ नौजवान होना ही आपको जीत दिलाएगा ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति ने 10, 20, 30, 40 साल काम किया है वो व्यक्ति भी उम्मीदवार है, अगर वो जिताऊ है, उसकी जो भी एज हो। लेकिन अगर हमें चूज़ करना है और दो बराबर के हैं, तो मुझे लगता है कि नौजवानों को अगर हम मौका देते हैं तो उससे एक मैसेज जाता है कि हम विश्वास अब नई पीढ़ी पर कर रहे हैं। और ये नौजवान देश है, नौजवान प्रदेश है, ऐसा क्यों नहीं पार्टी को करना चाहिए। और पार्टी ने किया भी है। बहुत से लोगों को इस बार विधानसभा में जाने का मौका मिला है और मैं देखता हूँ नए नए चेहरों को, मुझे खुशी होती है कि उन लोगों को यूनिवर्सिटी में थे, NSUI में थे, यूथ कांग्रेस में थे, आज विधानसभा में हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको मौका मिला है पार्टी जब राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र किया आपने, भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसके बाद में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, नकारात्मक परिणाम आए। इस यात्रा का क्या परिणाम है? भाई, इस जो भी आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा चली, 4,500 किलोमीटर वो व्यक्ति पैदल चले हैं। मुझे लगता है कि आज़ाद भारत के इतिहास में इतना बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट, मतलब एक पॉलिटिकल व्यक्ति ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया हो। बहुत से लोग कहते थे कि ये पूरा नहीं होगा, राहुल जी करेंगे नहीं करेंगे। राहुल जी ने पूरी शिद्दत के साथ लगातार चलकर ये दिखाया कि जब किसी काम को ठान लेते हैं तो पूरा करते हैं। अब उसकी तुलना हम करें कि इस राज्य में इतने वोट मिले, ये पॉलिटिकल यात्रा ही नहीं है। भारत जोड़ने का मतलब लोगों को साथ रहें। आज जो माहौल बना है टकराव का, द्वेष का, कहीं कहीं हिंसा का, कहीं आपस में जो भाईचारे को ख़त्म करने की बात है, और जो वंचित वर्ग हैं जिनकी आवाज़ को कोई सुनता नहीं है, उन लोगों को साथ जोड़ने का काम किया, पैदल चलकर किया, लोगों से, लाखों लोगों से वो मिले। इस वाली यात्रा क्योंकि समय कम था तो ये हाइब्रिड यात्रा है। इसमें कुछ हिस्सा बस से जा रहे हैं, कुछ पैदल चल रहे हैं, लेकिन लोगों से मिलना, उनकी बात को सुनना। और कमी यह है कि भारत सरकार में देखा मैंने, सुनने की कमी है, बोलने की कमी नहीं है। रेडियो हो, भाषण हो, माइक हो, मंच हो, भाषण बोलना बोलना बोलना, लेकिन अगले के सुन तो लो भाई, देश में लोग क्या कह रहे हैं, तो उनकी सुनना, उनको एक सांत्वना देना। और मैं कहता हूँ पीड़ा, गुस्सा, दुख सुनने से आधा कम हो जाता है। देखो सुने तो सही कोई, वो तो अपने से बोलने में टाइम नहीं मिल रहा उन लोगों को। तो राहुल जी ने जो यात्रा की है, ये वोट बटोरने की यात्रा नहीं है, यात्रा है एक संदेश देने की। तरह से जुड़े हुए हैं वो सब लोग, एक साथ हैं और देश के हर व्यक्ति को बराबर से हम तोलते हैं, कोई कम ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो राज्य छोटा है मणिपुर, लेकिन महत्वपूर्ण राज्य है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ भी संविधान है, वहाँ भी नागरिक है, वहाँ भी उसकी कुछ आकांक्षाएं हैं, वहाँ भी उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, और उन पर जो बीत रही है, तो ऐसा नहीं है कि उनको लगना चाहिए कि हमारी को दिल्ली में सुनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ डबल इंजन बोलती है, लेकिन उस इंजन का हम कर क्या रहे हैं? वहाँ सरकार मणिपुर में बीजेपी की है, क्या लाभ दिया उन्होंने, किसको सांत्वना दी है, किसको शांति से बैठाया है, कोई पहल करी है? लगातार महीनों तक आप कल्पना कीजिए किसी एक छोटे राज्य में इतना आतंक का माहौल बना रहे, कैसे वहाँ बहन बेटियाँ जी रही हैं, क्या उन पे जहन में बीतती होगी, उनका दुख बांटने, उनकी बात को सुनने और एक संभवतः एक रास्ता तलाशने के लिए इस यात्रा को वहाँ से शुरू किया गया। मध्य प्रदेश या मेंबर पार्लियामेंट? मैं तो इंचार्ज छत्तीसगढ़ का हूँ, मध्य प्रदेश का नहीं हूँ। देखिए स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। आप देखिए इंडिया अलायंस के जो पार्टीज़ हैं 2019 में आप देख लीजिए, सब पार्टीज़ का वोट शेयर जोड़ लीजिए तो लगभग 65% वोट एनडीए अलायंस पार्टनर्स का है, और जो एनडीए है जिसका प्रमुख दल बीजेपी है उसका 35% वोट है। तो जब 1/3 वर्सेस 2/3 है, प्योर गणित बताता है कि भाजपा घबराई हुई क्यों है, क्यों वो महाराष्ट्र में, बिहार में चिंतित है कि इंडिया अलायंस अगर इकट्ठा लड़ेगा तो मत तो ज़्यादा इनके पास है। एनडी जो था, शिवसेना छोड़ गई, अकाली दल छोड़ गई, नीतीश कुमार छोड़ गए, तो एनडीए तो नाम का रह गया है, बीजेपी सब कुछ वहाँ कर रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी के कैंडिडेट के सामने इंडिया अलायंस का एक उम्मीदवार होगा और विपक्ष के वोट का बंटवारा नहीं होगा तो चुनाव मुकाबले का होगा, और चुनाव में इंडिया अलायंस, कागज़ पे जो आंकड़े हैं, हमारे को बहुमत है आज,
डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे उस पूरे वोट को बटोर पाएँ। अगर विपक्ष खंडित है तो फर्स्ट पास द पोस्ट है, आपको वोट कितने मिले जरूरी नहीं है, आपको सब ज़्यादा मिलने चाहिए। तो कई बार होता है विधानसभा में कोई जीत जाता है 40,000 में, कोई 1 लाख वोट लेके भी नहीं जीतता है। तो इस बार हमारा कोशिश ये है कि हम जो भाजपा के सामने हमारा उम्मीदवार होगा, चाहे वो किसी दल में हो, इंडिया अलायंस का अगर होगा तो एकजुटता से लड़ें। और इस आंकड़े को देखकर, ये आंकड़े सिर्फ मेरे पास, सबके पास हैं, जो भाजपा के नेता हैं उनके पास भी हैं, प्रधानमंत्री के पास भी हैं, तो वो तो देखते होंगे। अगर सब इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए तमाम तरह की राजनीति हो रही है, विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है, नोटिस दे रहे हैं, छापे डाल रहे हैं और तोड़ने की, जोड़ने की, सब कुछ वो करने की कोशिश करें। लेकिन इस पूरे मुहिम में वो भूल जाते हैं कि ये जो 130 करोड़ लोग हैं जिनके लिए हम सरकार में हैं, जिनके वोट लेके हम सत्ता में आए हैं, उनका हमने कितना कल्याण किया है। आप सेल्फ प्रोपेगेंडा करें वो अलग बात है, लेकिन करीब 14 करोड़ लोगों को मनमोहन सिंह जी की सरकार में गरीबी रेखा से हमने ऊपर उठाया था, 14 करोड़ लोगों को। अब ये आंकड़े ना छापते हैं बेरोजगारी के, ना कुपोषण के, ना जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के। तो दुनिया के जो मैं बाहर पढ़ता हूँ आर्टिकल्स वगैरह, तो जो दिखाया जा रहा है असलियत वो नहीं है, असलियत कुछ और है। आज गैस का सिलेंडर 11-12 रुपये का बिक रहा है, बिक ही रहा है ना, वो सबको दिख रहा है। लोग मुँह से ना बोलने की पीड़ा तो होती है। जो व्यक्ति आज अपने 2 बच्चे पाल रहा है, उसको बाजार भी सब्जी भी लानी है, बच्चे भी पालने हैं, यूनिफॉर्म, ट्यूशन, किराया कंट्रोल के बाहर है। और आज तक एक भाजपा के नेता ने ये नहीं बोला कि हम महंगाई को कम करने की कोशिश भी करेंगे। वो उनको मालूम है चुनाव आएगा, ये मुद्दा उठाएंगे, हम वोट ले लेंगे। हम चाहते हैं मुद्दे के बावजूद भी भाजपा का नारा इस बार 400 पार। अब वो तो नारे तो देने में उनको कोई रोक नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो इशू भाजपा उठाना चाहती है, जो कांग्रेस को वो एक तरह से दोषी साबित करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस के इतिहास को मिटाना चाहती है, जो कांग्रेस के नेता रहे, चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव, उन सब लोगों को एक गलत तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उनको अपने खुद के उनको इतिहास में कोई नेता नहीं है, तो सरदार पटेल को उन्होंने अपना मान लिया, सुभाष चंद्र बोस को अपना मान लिया। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हिस्ट्री का जो नैरेटिव है उसको नई पीढ़ी में अलग नज़रिए से पेश किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी का कोई साबित मुझे कर दे कि भारत को आज़ाद कराने में इतिहास में क्या योगदान रहा, देश के नवनिर्माण में क्या योगदान रहा। और ये वही बीजेपी है जिसने राजीव जी की सरकार का विरोध करने के लिए वामपंथियों से हाथ मिलाया था। वीपी सिंह जी सरकार जब बनी थी 89 में, तो आज जो बड़े बड़े भाषण देते हैं सीपीएम के खिलाफ, तब उन्होंने हाथ मिलाया था। वीपी सिंह जी की सरकार जब बनी थी तो बीजेपी, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी सब इकट्ठे हो गए थे। तो ये सब बातें इतिहास की हैं। लेकिन आज जो नया युग है, आज सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, नए लड़के लड़कियां हैं, उन सबको एक अलग तरह की स्थिति पेश की जाए, इस कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। आप क्या स्टैंड है आपका? हाँ जी, ईवीएम से वोटिंग को लेकर क्या स्टैंड है आपका? ईवीएम का स्टैंड तो भाई मैं चाहता हूँ कि जब तक पब्लिक के जो मतदाता है और पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्ट लेने वाले लोग हैं, जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ईवीएम ईवीपैट में सब निष्पक्षता से हो रहा है, और ये काम जिम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन की है, मामला कोर्ट में भी किया है, जो निर्णय है सब ठीक है। मैं तो इतना मानता हूँ कि जो हमारी संस्था है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस में लोगों का विश्वास नहीं है, अगर आज कहीं किसी के जहन में कोई एक सवाल उठता है, तो संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए। इतना चाहता हूँ। इंडिया ने ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट किया है। मैं कह रहा हूँ प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो इशू बेस्ड प्रोटेस्ट है, उसका स्पष्टीकरण, उसकी पारदर्शिता स्थापित करना और लोगों को विश्वास दिलाना कि ये प्रोसेस टेम्पर प्रूफ है, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। तो मान लीजिए आपका अलायंस पूरे 65% वोट ले जाता है। देखिए ऐसा है, ये पद की जो लालसा है, ये मैं नहीं समझता हूँ कि आज की स्थिति में, हो सकता है आम तौर पर ये बात सही हो, लेकिन आज जो स्थिति है, तमाम विपक्ष जान गया है कि ये चुनाव डू और डाई चुनाव है, ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। इसमें अगर हम अपने लोभ, अपने खुद की महत्वाकांक्षाओं को महत्व देंगे तो पार नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। खड़गे जी को वो बनाया गया है चेयरपर्सन इस इंडिया अलायंस का, क्योंकि बहुत कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। और देखिए, मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, देश में अलग अलग क्षेत्रीय दलों की अपनी एक अलग अहमियत है, अलग अलग राज्यों में, और उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन पूरे देश भर में अगर कोई एक ऐसा दल है जो भाजपा से मुकाबला कर सकता है, हर गांव ढाणी में झंडा डंडा किसी का है, तो कांग्रेस पार्टी का है। पैन इंडिया लेवल पर भाजपा को नेशनली
चैलेंज कांग्रेस ही कर सकती है। लेकिन जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, चाहे बिहार के हों, बंगाल के हों, महाराष्ट्र के, उन सब का अलग एक स्पेस है, तो उनके साथ मिलकर हम लड़ेंगे। इस बात पर हमारा फोकस है। कौन नेता क्या पद पोस्ट पाएगा, ये चुनाव के बाद की बात है। पहले भाजपा के कई जो बड़े नेता, उनका ये मानना रहता है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है, राष्ट्रपति जो है, उनके साथ भाजपा खुद काफी भेदभाव करता है, एज एन भले वो वुमेन हो इसलिए या फिर कास्ट के रिलेटेड। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सही में ऐसा है या फिर? देखिए, राष्ट्रपति हैं, वो सबसे सर्वोच्च पद पर हैं और वो इन सब दायरे से बाहर हैं। विचारधारा, दल, धर्म, जाति, वो एक संस्था है, तो उनका पूरा मान सम्मान होना चाहिए। और जो प्रोटोकॉल है, जो हमारा इतिहास रहा कि राष्ट्रपति से ऊपर प्रोटोकॉल में कोई नहीं है, तो जो प्रोग्राम हैं वो प्रोटोकॉल के तहत होने चाहिए। अगर कहीं उसमें गड़बड़ी होती है तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे उसमें। जैसे मैं उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का अलग गरिमा है और उसका मान सम्मान करना सबका दायित्व है, ना विपक्ष का भी, पक्ष का भी। पर सर, विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं में वापस कोई बिखराव तो भाजपा में था, भाजपा में बिखराव था। अब वो खुद ही कई बार बोल चुके हैं, जो हमारे प्रतिपक्षी नेता बने थे वो हार गए चुनाव। वो कहते हैं मुझे किन जयचंद्र राय मैं जानता हूँ, चूरू से हमारा जो नेता हैं बड़े वाले, उन्होंने कहा मुझे पता किसने हराया है। और आरोप लगा रहे हैं हमारी पूर्व मुख्यमंत्री, वो मीटिंग में आना बंद कर दिया उन्होंने, और पर्ची से मंत्री बन रहे हैं, पर्ची। तो बिखराव तो भाजपा में है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब दिशाहीन थे वो चुनाव से पहले। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, नई सरकार बनी है। गौरव वल्लभ जी बोले मुझे अपनों ने हराया था। मैं सुना नहीं गौरव जी ने क्या बोला, हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला हुआ। सचिन जी, एक बात बताएं, अंदर ही अंदर ये खबर चली है, जो भी बात अंदर ही अंदर आपको कैसे पता? जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ पश्चिम की बात है। हाँ। ये लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। क्या करने वाली है? बहुत बड़ा धमाका करने वाले राज्य के राजनीति में। धमाका? मैं पता करके बताता हूँ आपको। आपने सरकार चलाई है। सचिन जी, क्योंकि आपने 5 साल पूरा वो देखा है माहौल पिछली सरकार में। हाँ, ऐसा कोई धमाका होने वाला है? मैं इसकी तफ्तीश करके बताऊंगा आपको। सचिन जी, राजस्थान में कार्यकर्ताओं को आपकी आवश्यकता थी, है और रहेगी। ऐसे में आपको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया, तो इसको आप किस नजरिए से? मैं था सो दूर कोनी, चिंता मत करो। मैं प्रदेश के कांग्रेस के सुनो, मैं प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का था, कार्यकर्ताओं का हूँ और कार्यकर्ताओं का रहूँगा। कहाँ से रहेंगे? आगे लोकसभा चुनाव और आ रहा है साहब। जब जहाँ पार्टी को ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। और मैं पहले भी केंद्र सरकार में रहा हूँ, संसद में रहा हूँ, अब विधानसभा में हूँ, पार्टी का अध्यक्ष भी रहा, सरकार में भी रहा। लेकिन मैं किसी रोल में भी रहूँ, मैं मेरे जनता और मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ, और वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद रहता है। लेकिन जो दायित्व पार्टी ने दिया है उसको पूरी निष्ठा से हम निभाएंगे, उसमें कामयाबी दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कर्मभूमि है, और राजस्थान के लोगों ने जो एक साथ रहा है दशकों का, उसको तो कोई चाह के भी नहीं छीन सकता है। वहाँ के प्रभारी रहते हुए यहाँ के कार्यकर्ताओं में मैं आज आपके बीच बैठा हूँ, नहीं बैठा हूँ, तो ऐसा प्रभार है, तो जिम्मेदारी है, उसको पूरे निभाएंगे। लेकिन यहाँ राजस्थान में जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे मतदाता हैं, उनके साथ जो अटूट संबंध है दशकों का, मैं कह रहा हूँ उसे कोई चाह के भी नहीं तोड़ सकता है। आपको लगता है कोई चाह रहा है प्रेम थोड़ा कम? ये कह रहे हैं बार बार, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। पायलट साहब, जिस जो पार्टनर इंडिया में जो न्याय यात्रा निकल रही है, ये कांग्रेस पार्टी की है। और लास्ट टाइम जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें लगभग सभी लोग आए थे, चाहे वो तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, अलग अलग राज्यों में। और अभी तो यात्रा असम ही पहुंची है। जैसे जैसे यात्रा आ गया है कि मुझे लगता है सब लोग शामिल होंगे इसमें। और इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, इसमें NGOs, इसमें सिविल सोसाइटी के लोग, इसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग सब मिलें। भी हम जोड़ना चाहते हैं कुनबे को, हमारा जो परिवार है, जो देश का, सब इकट्ठे रहें। ये छटनी कटनी करना हमारा काम नहीं, हम सबको जोड़ने चलना चाहते हैं। अहमद बिस्वा ने कहा है कि 3 महीने बाद राहुल गांधी को अरेस्ट करेंगे। किसने कहा? उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। किसने कहा? अहमद बिस्वा ने आज स्टेटमेंट दिया है कि राहुल गांधी जो गुवाहाटी से निकल रहे हैं, अगर वो शहर के बीच से निकलेंगे तो 3 महीने बाद उनको अरेस्ट किया जाएगा। मैंने स्टेटमेंट तो सुना नहीं उनका क्या बोला है, लेकिन अगर राहुल गांधी वो शख्स हैं, वो जिन्होंने भी बात बोली है, वो उनको जानते नहीं है राहुल जी को। राहुल गांधी डरने वाला आदमी नहीं किसी से भी। आप उनको कुछ मर्जी कर लो,
वो अपना काम करेंगे, पब्लिक को समर्पित रहेंगे और कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करते रहेंगे। चाहे कोई धमका ले, कोई डरा ले, हम ना डरने वाले हैं ना पीछे हटने वाले हैं। हम तो कानून का पालना करते हैं, मान सम्मान करते हैं और लोकतंत्र में हमें ये अधिकार, जिम्मेदारी और फ़र्ज़ हमारा बनता है अपना काम हम लोग करें। आप कांग्रेस मुक्त विपक्ष बनाना चाहते हो, आप 147 सांसदों को सदन से बाहर निकालकर कानून पास करना चाहते हो, आप दमन की राजनीति करना चाहते हो, आप आक्रमण की राजनीति करना चाहते हो, आप भाषणों में लोगों को डराना चाहते हो, तो आप जनता के मैंडेट का अपमान कर रहे हैं। आपको मैंडेट इसलिए नहीं दिया था कि आप विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दो, आप उन्हें झूठे मुकदमे बना दो। आपको इसलिए सरकार में नहीं बनाया था लोगों ने कि आप बजाय जनसेवा करने के आप अपनी स्वार्थ पूर्ति करो और अपनी विचारधारा और पे थोपो और लोगों को आतंकित करने का काम करो, उनका पब्लिक में उनका चरित्र हनन करने का काम करो। ये काम आप कर भी लो तो परवाह हमको नहीं है, जनता सब देख रही है। जैसे मैंने कहा ना, राजस्थान में 3 हफ्ते में पब्लिक ने दिखा दिया उपचुनाव में, तो ये जवाब जनता भी देगी, जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। सर, आपने भी सरकार चलाई है, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, भजनलाल सरकार के बारे में क्या कहेंगे? अभी कहना भी तो मैं किसी ने कहा उनके बारे में, जो मंत्री बने थे, कि भाई ये पहले अग्निवीर मंत्री हैं, कि वो मंत्री तो बन गए लेकिन बहुत जल्दी विदाई हो गई। तो पब्लिक ने जवाब दे दिया है। मैं तो हमेशा सकारात्मक आलोचना करता हूँ, अगर मुझे कुछ गलत दिखेगा बोलूँगा। मैंने कहा जैसे शुभ संकेत मिले हैं, नाम बदल देना, नौकरियां बंद कर देना, और एक मतलब जिस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए वो संकेत मुझे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मैं सरकार बनी को हर बात की आलोचना करूँ, वो भी ठीक नहीं है। अभी समय देते हैं उनको, देखते हैं क्या वो कार्रवाई करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। पहले साहब जिस रूप में जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो एक हमारे मंत्री हैं उदयपुर संभाग के हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि बच्चे पैदा करो, अब जो भी स्टेटमेंट दिया वो मैं पढ़ा बाद में तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन जो जिम्मेदार पदों पर रहते हैं उनके एक एक शब्द को लोग तोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए। प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन की आवश्यकता है कांग्रेस में? अभी तो नया परिवार हमारे यहाँ एक पहली बार, राजस्थान में शायद पहली बार दलित वर्ग के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। संगठनात्मक वो संगठन के हमारे वो, तो हम उसको एक नौजवान व्यक्ति हैं, पहले प्रमुख रहे, जिलाध्यक्ष रहे। मैं जब अध्यक्ष था, प्रदेश अध्यक्ष, तो हमारे वो जिलाध्यक्ष थे, फिर एमएलए बने, मंत्री बने, आज नेता प्रतिपक्ष बने हैं। मुझे लगता है कि एक नई पीढ़ी को पार्टी मौका दे रही है, खासकर दलित वर्ग को पहली बार दिया है। तो खरगे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो निर्वाचित अध्यक्ष बने पहली बार। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी बने हैं, एक दलित समाज से आते हैं और एक नौजवान हैं, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम सब उनके साथ हैं। और डोटासरा जी को दोबारा दायित्व दिया है प्रदेश अध्यक्ष बनने का, तो दोनों मिलकर काम करेंगे, हम सब उनके साथ हैं। बात व्यक्ति की नहीं है, बात यह है कि जनता की आवाज़ मुखर रूप से हम सदन में उठाएंगे, पब्लिक की आवाज़ बनेंगे। और ये जो शुरुआती दौर में जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, जो पब्लिक का मूड है, उसको देखकर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पहले से और ज़्यादा मजबूत होगी लोकसभा चुनाव में। पहले फोटो शूट पूरे देश का माहौल बदल देता है। आप बदल देते, हम तो बदल। लक्षद्वीप में जाके फोटो शूट करते हैं, मालदीव में अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, प्रधानमंत्री कार्यालय में गायों। देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी भी दल के हों, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो एक पार्टी के या एक विचारधारा तक सीमित नहीं रह सकते हैं। और ये जो आप बता रहे हैं कि फ़ोटो और गाय और बीच और मालदीव और ये वो, ठीक है, ये इवेंट हो सकते हैं, ये मीडिया में हाइप हो सकता है, लेकिन क्या हमारा शपथ लेने के बाद मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं किसी टापू की अर्थव्यवस्था को आगे पीछे कर दूं, या मैं किसी को चारा खिला दूं, या मैं योगा फोटो कर, वो ठीक है, वो आपकी एक दिनचर्या हो सकती है। लेकिन जो हमने शपथ लेके पदभार संभाला है वो पहले जन कल्याण का है, पब्लिक सर्विस का है। और मैं फिर कहता हूँ, इसमें कुपोषण हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्कूल हो, रोज़गार हो, सड़कें हो, सिर्फ इश्तिहार, उद्घाटन, फीते काटना और भाषण नहीं ना, वो धरातल पे जो काम है वो उसका भी विवरण होना चाहिए, उसकी भी उस पर चर्चा हो, वाद विवाद हो। पार्लियामेंट में चर्चा कहाँ होती है? सदन में पहली बार 147 सांसदों को। और क्यों? वो सांसद कह रहे थे भाई ये जो गैस टाइप जो उन्होंने वो उपकरण लेकर आए थे, जो घुस गए थे गैलरी से, वो कैसे उस पर चर्चा चाहते थे, उस पर एक स्टेटमेंट चाहते थे। ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ पर अगर सुरक्षा लैप्स हुआ है तो कौन जिम्मेदार है? तो जिस भाजपा के सांसद ने पास बनाए थे वो तो अंदर सदन में बैठे, सस्पेंड नहीं है। वो जो चर्चा की मांग कर रहे हैं वो 150 लोगों को बाहर भेज दिया आपने। ये कहाँ का नियम कानून है? कौन लोग देख नहीं रहे हैं इसको? जो बीजेपी के सांसद के पास बना के वो लोग घुसे थे सदन के अंदर, वो तो विराजमान है, अपने स्थान पे बैठे हैं।
और जो लोग कह रहे थे भाई जवाब दे दो, ये कैसे आए, क्या कार्रवाई हुई, इस पर तफ्तीश करी जाए, तहकीकात की जाए, उन सांसदों को एक के बाद 147 निकाल दिया बाहर सदन के। तो ये लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जा रहा है इस पर? तो पब्लिक सब देख रही है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी देख रहे होंगे। पायलट साहब जिस रूप में कैमरे में कौन सा रिकॉर्ड क्या होता है? पायलट साहब जिस रूप में आप प्रदेश अध्यक्ष रहे थे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाया था, सरकार भी आई थी, सीटें भी अच्छी आई थी, उसके बाद अभी जो सरकार रही थी उसमें जो भाषाएं की जो मर्यादा का ह्रास हुआ, आपके लिए भी तुम ये पूरी कैसेट को रिवाइंड कर रहे हैं तो छोड़ो उसको। आप ये देखो जो पब्लिक के गांव के हलक हलक की आवाज होती है ना, कौन सी आवाज होती है वो? पब्लिक आप बता नहीं हल्क हल्क अलग ही होता सर। अलग नहीं वो नहीं जनता की नहीं यार जनता जन की आवाज नहीं यार वो शब्द नहीं निकल रहा है दिमाग से मेरे। कोई नहीं सर, मान लेंगे लेकिन हम दादू। नहीं मैं याद आएगा ट्वीट करूंगा उस बारे में। नहीं देखो ऐसा है, जो पब्लिक की भावना है उसके ऊपर कुछ नहीं है जी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पब्लिक की भावनाओं को हमको मान सम्मान करना चाहिए। और हम लोग जो राजनीति में हैं, हो सकता है अलग अलग पार्टी में हो, लेकिन हम सबका दायित्व ये है कि अगर मौका हमको मिलता है काम करने का तो पहले हमें लोगों को संतुष्ट करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना, बच्चे बच्चियाँ नौजवान उनका जीवन बेहतर हो। आज से 20 साल पहले जो स्थिति में थे आज कहाँ हैं? क्या हमारी संभावना इतनी थी? क्या हमारा पोटेंशियल और था? हम कहाँ उसको ले जा सकते हैं? और राजनीति में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए सबसे मेरी आग्रह है कि राजनीति है, चुनाव में करो, विवाद हो, संवाद हो, आलोचना भी हो, लेकिन पब्लिक सर्विस इंपॉर्टेंट रहती है। आजकल क्या है, मैं देखता हूँ प्रोपेगेंडा, सेल्फी, फ़ोटो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये ज़्यादा महत्व हो गया। और जनता से मिलना, कार्यकर्ता, पब्लिक, गांव शहर में जो लोग रह रहे हैं उनकी सेवा करना, उन तक पहुंचना। अब कोई कहीं झाड़ू मारा है उसकी फ़ोटो 100 जगह लग रही है, कोई कहीं सफाई कर रहा है वो फ़ोटो मतलब इस तरह की राजनीति की तरफ गहलोत साहब ने आपके लिए भी कई भाषाओं का प्रयोग किया था। कौन सी भाषा? उससे भी कि नाकारा है, नालायक है और कई क्या उससे आपके जो जितने भी समर्थक थे वो नाराज हुए और जो 70 से पार जा सकते थे? भाई मैंने, सुनो मेरी बात, मैंने तो हमेशा अपनी वाणी में, अपने स्टेटमेंट्स में कभी भी किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जो मैं हमेशा कहता हूँ वो शब्द का प्रयोग करो जो खुद के लिए आप सुन सकते हो। और मैंने हमेशा सबको मान सम्मान दिया है, सबको आदर दिया है। अगर कहीं असहमति भी है तो उसको मैंने अलग तरह से प्रस्तुत किया है। मैंने मुद्दों के लिए, जैसे मैंने अपनी पार्टी में, सरकार में, मुझे लगा कुछ इश्यूज उठाने लायक उठा, और जो इशू मैंने उठाए, हम सरकार में थे, उन इश्यूज़ को सुनकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संज्ञान लिया, उनको सही माना, उस पर सरकार को निर्देशित किया, कमेटी बनी, उस पर हमने काम किया, कुछ हमें सफलता भी मिली। लेकिन नौजवानों के इश्यूज़ थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के इश्यूज़ थे, मुझे लगा महत्वपूर्ण इश्यूज़ थे। जो पेपर लीक हुए थे उस पर हम लोगों ने जो पब्लिक में परसेप्शन किया कि हम और कुछ कर सकते थे, तो मैं उन इश्यूज़ को उठाया था। और मैंने कोई छुपके नहीं उठाया था, मैंने पब्लिक की बात उठाई थी, पार्टी के हित में उठाई थी, ताकि हम लोग उसका, अगर हम उसमें एक्शन ले रहे थे तो पार्टी ने, AIC ने उसको सही माना था, तभी हमने उस पर आगे कार्रवाई करी थी। तो मैं तो मुद्दों की बात करता हूँ। और मैंने कहा ना, आप कैसे रिमाइंड मत करो, आप आगे की बात करो। आने वाले समय में क्या पार्टी इसके लिए ध्यान रखेगी और किस तरह से मजबूती लाएगी? मैंने सारी बातें बोल दी आपको। पार्टी बहुत मजबूती से काम करेगी और भाजपा